अच्छी कुंडली देखने के लिए आपको क्या बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं? तो 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से ही पता लगेगा कि वह ग्रह किस प्रकार का है। काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज ने अपने नाम में कुछ लेटर मिसिंग कर दिया, कोई नाम चेंज कर दिया, तो वो बहुत ही फेमस हो गए। और लोग नाम बदलते हैं, कहते हैं कि भाग्य मॉडिफाई हो जाता है। अगर भाग्य मॉडिफाई होता है तो क्या उसी दिन हो जाएगा जिस दिन नाम बदला है, या थोड़ा समय लगेगा? ज्योतिष मैं समझता हूं वह हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अगर कहीं कमी रहती है तो वो या तो कुंडली गलत है, या फिर बताने वाले का पूरा ज्ञान नहीं है। ये मिसकंसेप्शन ही है कि 7.5 आएगी तो परेशान करके जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 7.5 अच्छा भी करके जाती है, निश्चित रूप से। तो शनि भारी से क्या अच्छा भी होता है किसी के लिए शनि भारी होना? यहाँ तक शनि की बात है, शनि जो है यह कोई ज़रूरी नहीं है शनि की दशा है आ गई है, या शनि की 7.5 चल रही है, या शनि की ढैया है, इसका मतलब वो परेशान करके ही जाएगी, टॉर्चर करके जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। मिसयूज़ ऑफ दी साइंस है, मिसयूज़ ऑफ दी एस्ट्रोलॉजी है कि लोग शनि के नाम पे लोगों को डराते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और जो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक पाप कर्म है। कुछ सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो टॉफियों की तरह रेमेडीज बांट रहे हैं, जेमस्टोन्स बांट रहे हैं, तो इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, अगर अब कमरे में अंधेरा है तो चिराग जलाना ही होगा। जो ज्योतिष के ग्रंथों को ना जानता हो और फिर भी फलादेश करता हो, ऐसे को पापी नक्षत्र सूचक कहा गया है। लेकिन जब प्रिडिक्शन की बात आती है, उसमें मैंने बोला कि जहां तक नॉलेज तक की बात है वो तो साइंस ही है, लेकिन जब इंट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो एक आर्ट है, इंडिविजुअल उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। शादी में लोग कुंडलियां मिलवा लेते हैं, इसके बावजूद भी डाइवोर्सेस होते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्या है कि असल में वो कुंडली मिली ही नहीं है। गुण मिल गए तो सब ठीक है, ये जो है अज्ञान है। कंप्यूटर जो है 44% लोगों को तो मंगलिक कर ही देता है, आप समझिए। और बात क्या है, वास्तव में मंगलिक 4% भी नहीं होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मयंक, और आज हमारे साथ हैं वेल नोन एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर आरपी शर्मा जी। नमस्कार सर। नमस्कार। तो सर, आपके साथ हमारा एक पहले भी पॉडकास्ट हो रखा है, एंड मैं आपको बताना चाहूँगा उसके बाद काफ़ी लोगों के हमारे पास सवाल आए, तो उन्हीं सवालों को आज मैं आपसे इस पॉडकास्ट में पूछना चाहूँगा। तो सर, सबसे पहला सवाल तो मेरा ये रहेगा कि कुछ आप हमें अपने करियर के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में बताएं। देखिए, मेरी साइंस बैकग्राउंड ही रही है। मेरी एमएससी, एमफिल, पीएचडी मेरा सब दिल्ली यूनिवर्सिटी से ही है, और इसके अलावा मेरी लॉ और मैनेजमेंट में भी मेरे पास फॉर्मल एजुकेशन है। और जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है, यह तो मेरा बचपन से ही शौक़ रहा। आपको सुनकर शायद आश्चर्य होगा, जब मैं 6ठी-7वीं कक्षा में था उस समय मुझे 12 राशियाँ, 27 नक्षत्र और 9 ग्रह, इनके बारे में कम से कम नाम तो याद ही थे, और थोड़ा बहुत ज्ञान भी था। जहाँ तक व्यवसाय की बात है, वह मैं पीएसयू के अंदर और उसके बाद एक भारत सरकार के ट्रिब्यूनल में भी एक वरिष्ठ अधिकारी के रूप में मैंने काम किया। अब मैं सेवानिवृत्त हूँ। इसके अतिरिक्त प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी यानी कि फलित ज्योतिष में केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय यानी कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से मैंने आचार्य की उपाधि प्राप्त की है, और फिलहाल मैं उसी यूनिवर्सिटी से विद्यावारिधि यानी कि पीएचडी का मैं छात्र हूँ। आई एम रिसर्च स्कॉलर इन CSU न्यू दिल्ली इन फलित ज्योतिष। तो सर, जैसा अभी आपने हमें बताया कि आपकी शुरुआत से रुचि एस्ट्रोलॉजी में रही है, एंड साइंस से एस्ट्रोलॉजी, आज आप एक वेल नोन एस्ट्रोलॉजर हैं, इसके बारे में आप हमें कुछ बताइए। देखिए, मेन पर्पस ऑफ एजुकेशन क्या होता है? वो होता है आदमी का सस्टेनेंस होता है कि जीवन यापन कैसे चलेगा। और उस समय जो है, आप समझिए कि जब बच्चे हायर सेकेंडरी पास करते थे तो जो ठीक ठाक पढ़ने में होते थे वो साइंस लिया करते थे, उससे कम होते तो वो कॉमर्स और फिर आर्ट्स लेते थे बच्चे। तो उस दृष्टिकोण से साइंस ले लिया, और एजुकेशन हम साइंस के अंदर ही सीधे चलते रहे ताकि कहीं पर नौकरी ठीक ठाक मिले। पर शौक़ मेरा अंततः, जैसा मैंने कहा है, वह मेरा ज्योतिष में ही रहा। तो सर, आपके पास अभी टोटल एस्ट्रोलॉजी में कितने साल का एक्सपीरियंस? आप कितने साल से वैदिक एस्ट्रोलॉजर हैं? मैं ये कह सकता हूँ कि 40 साल से तो मैं लगातार एस्ट्रोलॉजी में पढ़ ही रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसका छात्र हूँ। सर, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है 40 साल। तो सर, जैसे आज के युग में, आज के दौर में 21वीं सदी चल रही है, तो एक एस्ट्रोलॉजर का आप क्या रोल मानते हैं?
देखिए, एस्ट्रोलॉजर का एक बहुत बड़ा रोल है और वह आज से नहीं है, आदिकाल से है। पुराने ज़माने में अगर आप याद होगा, आपको पता होगा कि राजा महाराजा जब हुआ करते थे उस समय राजमहल के अंदर भी एक राज ज्योतिषी होता था और कोई भी काम पूछने के लिए राज ज्योतिषी को बुलाते थे, उससे पूछते थे कि भाई किसी भी चीज़ के बारे में, चाहे मुहूर्त की बात हो या कोई और चीज़ हो, ये जैसे वॉर हो गया, कोई भी चीज़ हो, किसी बारे में भी, हर चीज़ के अंदर जो है एक राज ज्योतिषी का एक अलग स्थान होता था, उसका एक अलग भवन होता था, उसका एक अलग जो है समाज में मान प्रतिष्ठा होती थी और एक इंडिपेंडेंट इसका रोल हुआ करता था। जहाँ तक अभी 21वीं शताब्दी की बात है, आजकल जो है एस्ट्रोलॉजर्स के रोल की बात आती है, तो आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजर का तो बहुत बड़ा रोल है। अब आप समझिए जैसे बच्चे ने, किसी ने 10+2 पास किया है, उसके बाद उसको किस स्ट्रीम में जाना है, आर्ट्स में, साइंस में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, तो एक एस्ट्रोलॉजर अगर जो वेल क्वालिफाइड एस्ट्रोलॉजर है, वेल एक्सपीरियंस्ड एस्ट्रोलॉजर है, कम से कम वह एक दिशा दिखा सकता है कि यह बच्चा कौन सी दिशा के अंदर ज़्यादा सक्सेसफुल रहेगा। तो मतलब ये कि आप समझिए पहली स्टेज तो वहीं पर ही आती है, उसके बाद आती है प्रोफेशन की बात आती है। तो उस टाइम भी आप एस्ट्रोलॉजर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, वह कुंडली से यह बता सकता है कि यह बच्चा बिजनेस करेगा, नौकरी करेगा तो कैसी होगी, या व्यवसाय होगा तो किस तरह का बिजनेस होगा, तो उसके बारे में वो बताया जा सकता है। लेकिन मैंने कहा कि मूल एक बेसिक कंडीशन वह केवल ये होती है कि कुंडली ठीक हो, और दूसरी बात यह कि जिसको कंसल्ट कर रहे हैं वो जो है आप समझिए कि वेल नॉलेजेबल एस्ट्रोलॉजर हो। और जहाँ तक आजकल की जनरेशन का सवाल है, असल में क्या है कि वो कैरियर के चक्कर में आप समझिए कि वो वैदिक एजुकेशन जो है वो पीछे रह जाती है, वैदिक नॉलेज वो पीछे रह जाता है। असल में उन लोगों को भी वैदिक नॉलेज, जो हमारे एंशिएंट वैदिक नॉलेज है, उसके बारे में भी एजुकेट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आजकल की जनरेशन को भी यह पता होना चाहिए कि हमारे ऋषियों ने कितना ज़बरदस्त ज्ञान दिया है। तो सर आपने जैसे हमें बताया कि वैदिक एजुकेशन हो गया, हमारे जो एस्ट्रोलॉजी है वो कितना नीडफुल है आज की सदी में, तो सर ये एस्ट्रोलॉजी की उपज क्या है? जहाँ तक ज्योतिष का प्रश्न है, ज्योतिष जो है यह वेद का अंग है, यह वेदांग है। 6 वेद के अंग होते हैं, उसमें से एक ज्योतिष है। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक काल के अंदर जो ज्योतिष है वो फुल्ली डेवलप्ड था, और जब फुल्ली डेवलप्ड था इसका मतलब नॉलेज जो है जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की है वो बहुत पहले से ही है। और आप ये देखेंगे कि द्वापर के अंत में महाभारत हुआ और त्रेता में भगवान राम हुए, तो महाभारत में तो अनेक उसके रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं उसके अंदर। उसमें जब बताया जाता है कि ग्रह किस प्रकार से चित्रा नक्षत्र की तरफ मूव कर रहे थे एट द टाइम ऑफ महाभारत, तो उसमें उस बात का उल्लेख है। और इससे पहले जो है रामायण है, रामायण के समय में भी, यानी भगवान राम के समय में भी आप समझिए कि पूरा ज्ञान था नक्षत्रों का। तो ये तो आदिकाल से हमारे ऋषियों को पूरा ज्ञान था ज्योतिष के बारे में। इसका अर्थ यह हुआ कि वैदिक काल के अंदर जो ज्योतिष है वो फुल्ली डेवलप्ड था, और जब फुल्ली डेवलप्ड था इसका मतलब नॉलेज जो है जहाँ तक एस्ट्रोलॉजी की है वो बहुत पहले से ही है। और आप ये देखेंगे कि द्वापर के अंत में महाभारत हुआ और त्रेता में भगवान राम हुए, तो महाभारत में तो अनेक उसके रेफरेंसेस हैं, बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, एस्ट्रोलॉजिकल रेफरेंसेस हैं उसके अंदर। उसमें जब बताया जाता है कि ग्रह किस प्रकार से चित्रा नक्षत्र की तरफ मूव कर रहे थे एट द टाइम ऑफ महाभारत, तो उसमें उस बात का उल्लेख है। और इससे पहले जो है रामायण है, रामायण के समय में भी, यानी भगवान राम के समय में भी आप समझिए कि पूरा ज्ञान था नक्षत्रों का। तो ये तो आदिकाल से हमारे ऋषियों को पूरा ज्ञान था ज्योतिष के बारे में। तो आदिकाल का मतलब तो हो गया कि हमारा जो एस्ट्रोलॉजी है ये तो काफ़ी हज़ारों लाखों साल पहले स्टार्ट हो गया होगा। हाँ, बहुत साल पहले, मतलब निश्चित रूप से पुरातन ज्ञान है ये, पुरातन ज्ञान है। तो सर आजकल अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो एक टर्म आता है वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। तो सर आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी को कैसे डिफरेंशिएट करना चाहेंगे? देखिए, उसमें एक मूल अंतर है। जहाँ तक का भारतीय हमारी वैदिक ज्योतिष का प्रश्न है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सवाल है, ये इट इज़ बेस्ड ऑन द मून साइन, यानी कि मूवमेंट ऑफ मून के ऊपर डिपेंड करता है। ये चंद्रमा के ऊपर आधारित है, यानी कि जन्म के समय में जहाँ चंद्रमा जिस नक्षत्र में था,
आप समझिए कि वही राशि होती है, जन्म राशि उसी प्रकार से होती है और उसी प्रकार से कुंडली बनाई जाती है और फलादेश किया जाता है। जबकि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी जो है वो सूर्य के ऊपर आधारित है, वो सन बेस्ड है। सूर्य एक राशि में एक महीना रहता है, तो इसीलिए आपने देखा होगा अखबारों के अंदर, फॉर एग्जांपल जैसे मिड ऑफ अगस्त से लेके मिड ऑफ सितंबर तक सारे लियो पैदा होते हैं, तो वो पूरे महीने का उन्होंने लिया है, वो सूर्य के ऊपर आधारित है। डेट भी मेंशन करते हैं वो कि हाँ, वो डेट इसलिए होता है कि जिस दिन सूर्य एक राशि से दूसरी राशि के अंदर ट्रांजिट करता है, तो लियो में जिस दिन, लियो मतलब सिंह राशि, जिस दिन सिंह राशि में प्रवेश करेगा तब से लेकर और जब तक वो सिंह राशि में है यानी विर्गो में जाने वाला है, तब तक वह सारे जितने जातक पैदा हुए, जितने इंडिविजुअल पैदा हुए, वो सब लियो ही कहे जाएंगे। तो मतलब बेसिक डिफरेंस मैंने जैसा कहा है कि इंडियन यानी कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी सिस्टम, हमारा जो भारतीय वैदिक एस्ट्रोलॉजी का जो हमारा पद्धति है, जो ज्ञान है, यह चंद्रमा पर आधारित है और जो वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है वह सूर्य पर आधारित है। तो अभी जैसे जो अखबारों में आप बता रहे हैं, अखबारों में जो ये ज़ोडिएक साइन और हॉरोस्कोप्स आते हैं, तो ये सारे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंग आते हैं? नहीं, वो लिखा होता है। किसी अखबार में वैदिक एस्ट्रोलॉजी को फॉलो करते हैं, किसी के अंदर वेस्टर्न फॉलो करते अच्छा, हैं। हाँ। तो ऐसी कोई बात नहीं, वो स्पष्ट होता है। तो सर जैसे अखबारों में ये जो डेली, वीकली और मंथली हॉरोस्कोप आते हैं, और अब तो ईयर एंड हो रहा है, तो ईयर एंड में ये जो ईयर हॉरोस्कोप आता है, तो सर ये कितने सही होते हैं? देखिए क्या है, यूं तो हर व्यक्ति विशेष की अपनी कुंडली होती है और उसका फलादेश उसकी अपनी कुंडली के ऊपर आधारित होता है। राशि तो केवल 12 ही होती हैं। अब हम पूरे भारत की या पूरे विश्व की जितनी भी जनसंख्या उसको 12 भागों में विभक्त करके और हम ये कहें कि भाई सबका भाग, जैसे मान लीजिए हिंदुस्तान के अंदर 144 करोड़ हैं लोग हैं, तो 12 करोड़ जो लोग हैं वो सब एक ही राशि के होंगे और हम ये कहें कि वाहन खरीदेंगे तो 12 करोड़ वाहन थोड़ी खरीदते हैं। नहीं, वो तो नहीं कहने होता। कहने का मतलब ये है कि वो जो है, आप समझिए, अगर आप देखें एक इंडिविजुअल के दृष्टिकोण से, केवल आप वहाँ तक ही उसको समझिए कि वह केवल एक दिशा दिखा सकता है, केवल वह यह बता सकता है कि यह समय शुभ है या अशुभ है। हालांकि उसके अंदर भी आदमी की जो व्यक्तिगत कुंडली है वही डोमिनेट करती है और उसी के हिसाब से फलादेश होना चाहिए। ये तो मोटा मोटी एक दिशा है, केवल एक दिशा, इससे ज़्यादा उसको कुछ मत मानिए, उसको एकदम एक्चुअल फलादेश कभी नहीं मानना चाहिए। आउटलाइन कह सकते हैं, आउटलाइन है ये। नहीं, एक दिशा है। अच्छा, डायरेक्शन हो गया। एक डायरेक्शन है कि इस दिशा के इस राशि के लोग इस दिशा में जाने की संभावनाएं हैं और मोर ओवर इट इज अ पॉसिबल साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी। मैं हमेशा ही कहता हूं एस्ट्रोलॉजी। आपकी एक वीडियो भी हमने सुनी थी, आपने उसमें बोला था एस्ट्रोलॉजी इज अ साइंस ऑफ पॉसिबिलिटी। बिल्कुल। तो इसमें अभी जैसे जो ज्योतिष ज्ञान है, तो ज्योतिष ज्ञान का ज़्यादा महत्व है बाकी जो ज्ञान है, जैसे न्यूमरोलॉजी हो गया, टैरो कार्ड्स हो गया, या फिर ये सब अलग अलग हैं? देखिए, सारी अलग अलग विधाएं हैं, पहली बात तो ये है। और जहाँ तक बात है, जैसे मान लीजिए न्यूमरोलॉजी, हालांकि मैं न्यूमरोलॉजी को बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, या टैरो कार्ड है उसको भी मैं बहुत ज़्यादा नहीं जानता हूँ, लेकिन आप ये देखें कि जैसे न्यूमरोलॉजी में कुछ मेरे मन में प्रश्न उठते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर एक ही स्थान के ऊपर 2 बच्चे पैदा होते हैं और दोनों का नाम जो है एक ही रख दिया जाए, एक समय पर ही बच्चे पैदा हो रहे हैं, दोनों का नाम एक रख दिया, तो क्या उनका भविष्य भी एक जैसा होगा? नहीं, एक प्रश्न, ये प्रश्न है, मुझे उसका उत्तर नहीं पता। दूसरी बात क्या है, मान लीजिए अगर एक बच्चा पैदा होता है, ट्विन है, ट्विन में एक हुआ और दूसरा जो मान लीजिए आधा घंटे बाद जन्म होता है, तो क्या न्यूमरोलॉजी के हिसाब से उनके जो है क्या फेट अलग अलग होगा, भाग्य अलग अलग होगा अगर हम नाम एक ही रख दें तो? और तीसरी बात, अगर मान लीजिए कि किसी क्योंकि इसके अंदर जो नाम होते हैं, जैसे टैलेंट नंबर है, डेस्टिनी नंबर है। डेस्टिनी नंबर का मतलब ये कि जो नाम होते हैं अल्फ़ाबेट्स हैं, उनके अल्फ़ाबेट के नंबर्स हैं, उसका टोटल करके देख लीजिए, 1 से लेकर 9 तक, और उनके अपने ट्रेट्स होते हैं। तो अब समझिए कि जो डेस्टिनी नंबर है, अगर मान लीजिए नाम बदल दिया तो क्या भाग्य बदल जाएगा? यह भी मेरे मन में प्रश्न है। और लोग नाम बदलते हैं, कहते हैं कि भाग्य मॉडिफाई हो जाता है। अगर भाग्य मॉडिफाई होता है तो क्या उसी दिन हो जाएगा जिस दिन नाम बदला है, या थोड़ा समय लगेगा? अगर थोड़ा समय लगेगा तो जो अंतराल है, जो इंटरवल पीरियड है, उसके अंदर डेस्टिनी कैसी होगी?
क्या वो पहले वाला नाम गवर्न के हिसाब से चलेगा या बदले हुए नाम से? तो ये कुछ प्रश्न है जो मेरे मन में जुड़े रहते हैं। और जहां तक टैरो कार्ड की बात है, टैरो कार्ड में भी जो है आप समझिए 78 कार्ड हैं, 78 कार्ड्स होते हैं। कार्ड में इमेजेस होती हैं, इमेजेस का अपना अपना इंटरप्रिटेशन के हिसाब से जो सवाल पूछा गया उसका उत्तर दिया जाता है। अब सवाल ये है कि कार्ड तो 78 ही हैं, अब उसका ही इंटरप्रिटेशन है, लेकिन वो कितना एक्यूरेट होगा उसमें संशय है, क्योंकि कार्ड तो कोई भी निकाला जा सकता है। ऐसा कुछ लोगों का मानना है कि सबकॉन्शियस लेवल पे एक एनर्जी है, सबकॉन्शियस एनर्जी है, उसके हिसाब से ये आदमी कार्ड निकालता है, तो हो सकता है। पर मेरा प्रश्न ये है कि क्या जो ये 78 कार्ड हैं, क्या जितनी विश्व की आबादी है, क्या उनके सवालों के जवाब 78 में ही उसको सीमित किया जा सकता है? नहीं। तो ये एक मन में प्रश्न है मेरे। जहाँ तक वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात है, वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है ये कंपैरेटिवली मेरे को ऐसा लगता है कि इट इज़ मोर एक्यूरेट, ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट भी है और प्रिसाइज प्रेडिक्शन इसमें की जा सकती है। उसका कारण ये है, हालांकि लग्न जो होती है, कोई भी लग्न का मतलब क्या है? लग्न का मतलब ये कि 12 राशियाँ होती है, उसमें कोई भी राशि लग्न हो सकती है बच्चे के जन्म के मुताबिक। अब बच्चे का जन्म मान लीजिए किसी भी मेष राशि में मान लीजिए हुआ, तो अब सवाल ये है कि वो तो 2 घंटे तक रहेगी कोई भी लग्न होगी तो, लेकिन क्या होता है कि उसके फर्दर सब डिविजन्स हैं और उसको वर्ग कहा गया है, षोडश वर्ग कहते हैं, यानी 16 वर्ग हैं, लेकिन वर्ग इससे ज़्यादा भी उसका फर्दर डिवीजन भी है। आप ये देखेंगे कि जैसे लग्न जो है 2 घंटे का मतलब 120 मिनट की है, और साष्ट्यांश का मतलब D60, यानी कि उसका डिवीजन 60 कर दिया गया, यानी कि हर 2 मिनट में साष्ट्यांश ही चेंज हो गया। जब हर 2 मिनट के अंदर ही वर्ग चेंज हो गया, डिवीजन चार्ट चेंज हो गया, तो सब कुछ चेंज हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये जो है समय के बाद जैसे 2 मिनट में साष्ट्यांश चेंज हो जाता है, इसी प्रकार से 12-13 मिनट के अंदर जो है नमांश चेंज हो जाता है, और आप देखें कि त्रिशांश जो होता है वो 4 मिनट में चेंज हो जाता है, लगभग 4 मिनट के अंदर। तो मेरा कहने का मतलब कि इसके अंदर चार्ट जो है बदलता रहता है। एक और जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हम जो है, आप लोकल टाइम जो है उसकी इंपॉर्टेंस होती है। किसी बच्चे का जन्म हुआ है तो लोकल टाइम उसमें कैलकुलेट किया जाता है। लोकल टाइम का मतलब क्या है कि आप समझिए लॉन्गिट्यूड के हिसाब से, लॉन्गिट्यूड ऑफ द अर्थ, उसके हिसाब से टाइम एडजस्टमेंट होती है। लेकिन जहाँ तक बात अगर न्यूरोलॉजी की बात करें, मेरे ख्याल से उसमें लॉन्गिट्यूड का तो कोई इंपॉर्टेंस है ही नहीं। तो इसीलिए मेरा अपना मानना यह है कि वैदिक एस्ट्रोलॉजी इज़ फार मोर प्रिसाइज एंड एक्यूरेट इन प्रेडिक्शंस। तो जैसे अभी हमें बताया कि इसमें जो जैसे न्यूमरोलॉजी में लोग नाम भी बदल देते हैं, तो ऐसे मैंने काफ़ी सारे एस्ट्रोलॉजर्स देखे हैं यूट्यूब पे, जिनकी रील्स भी हम इंस्टाग्राम वगैरह पे जब रिसर्च कर रहे होते हैं देखते हैं, उसमें वो ये कहते हैं कि काफ़ी फेमस सेलिब्रिटीज़ ने अपने नाम में कुछ लेटर मिसिंग कर दिया, कोई नाम चेंज कर दिया, तो वो बहुत ही फेमस हो गए, उनकी मूवीज़ नहीं चल रही थी, या फिर काफ़ी सारे बिजनेसमैन हो गए। तो इसमें आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे लिंक करते हैं इस बात को? हो सकता है ऐसा होगा, लेकिन मैं ये कहता हूं कि साइमल्टेनियसली उनकी जो है कुंडली देखनी चाहिए कि क्या कुंडली के अंदर भी समय परिवर्तन हो रहा है। अगर कुंडली के अंदर ही भाग्य परिवर्तन हो रहा है, समय परिवर्तन हो रहा है, यानी अच्छे ग्रह की दशा आने वाली है, तो वह स्वतः ही ठीक हो जाना चाहिए। ये एक रिसर्च का टॉपिक है। ठीक है, तो आपने जैसे अभी कुंडली के बारे में बताया, हम कुंडली के बारे में थोड़ा आपसे जानना चाहेंगे कि एक अच्छी कुंडली देखने के लिए आपको क्या बेसिक डिटेल्स चाहिए होती हैं? देखिए, कुंडली जो है वह, जैसा मैंने कहा एक्चुअली कि डेट ऑफ बर्थ यानी कि जन्म तिथि, टाइम ऑफ बर्थ यानी कि जन्म का समय, जन्म का समय आप IST बेशक बता सकते हैं, भारतीय स्टैंडर्ड टाइम, उसके हिसाब से फिर एडजस्टमेंट हो जाती है क्योंकि हर स्थान का लॉन्गिट्यूड अवेलेबल है। और तीसरा जो हमारे को ज़रूरत होती है वह होता है स्थान, कौन से स्थान पर जन्म हुआ। तो 3 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ। तो जैसे काफ़ी सारे जैसे आपकी एज के लोग हो गए, उनमें क्या था कि जैसे मेरे फादर हैं, तो उनका क्या है कि उनके पास ये उनको पता है कि हम किस समय पैदा हुए थे, जैसे उस टाइम बारिश हो रही थी, टाइम नहीं है उनके पास, डेट ऑफ बर्थ तो चलो है और जगह भी है। तो आप इस केस में क्या करते हैं? नहीं, देखिए, ऐसा जो है ज्योतिष के हिसाब से तो ठीक नहीं बताया जा सकता, प्रेडिक्शन सही नहीं हो सकती, क्योंकि जैसा मैंने अभी कहा है आपको कि 2 मिनट के अंदर या 4 मिनट के अंदर पूरी कुंडली बदल जाती है।
मतलब ये है कि अब 12 मिनट के अंदर, जैसे मैंने कहा 13 मिनट के अंदर नवांश बदल जाता है, 2 घंटे में लग्न बदल जाती है। तो इस प्रकार की स्थिति के अंदर कोई भी फलादेश करना वह बिल्कुल गलत होगा। और मैं तो कहूँगा कि बिल्कुल एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को इस प्रकार से कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करनी चाहिए। तो सर, जो प्लैनेट्स होते हैं कुंडली देखने में, जो प्लैनेट्स होते हैं, नक्षत्र होते हैं, और जो हाउसेस होते हैं, हाउसेस काफ़ी पॉपुलर टर्म है कुंडली का जब रिसर्च करते हैं, तो उसकी क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए क्या है कि अब जैसे कुल जो है 12 राशियां होती हैं और 9 ग्रह होते हैं, 27 नक्षत्र होते हैं। अब क्या है कि जैसे अब जो पृथ्वी है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पे घूमती है, ठीक है ना, सूर्य के चारों तरफ घूमती है। तो होता क्या है कि आप जैसे मान लीजिए पृथ्वी के चारों तरफ ये आकाश है, इसको आप जो ये सर्कल है आकाश के बाहर आप मान के चलिए तो 360 डिग्रीज हो गई है। यानी जब पृथ्वी जब घूमेगी, एक चक्कर काटेगी अपना, तो 360 डिग्रीज होती हैं। अब ये बाहर जो है आप आकाश कहें इसको 12 हिस्सों में इसको डिवाइड कर दीजिए। जोडियक है ये, जोडियक को 12 हिस्सों में डिवाइड कर दीजिए। अगर 12 में डिवाइड किया, जोडियक है 360 डिग्री का, तो 12 राशियां हो गई, तो 12 से डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का, तो 30 डिग्री की एक राशि होती है। समझ गए आप? 30 डिग्री की एक राशि होती है। अब क्या है कि जो एट द टाइम ऑफ बर्थ ईस्ट में, पूर्व दिशा में कौन सी राशि उदय हो रही है वही लग्न होती है। जन्म के समय मान लीजिए मेष राशि का उदय हो रहा है पूर्व दिशा में, तो मेष लग्न हो गई। उसके हिसाब से जो ग्रह जिस राशि में बैठा हुआ है वो रख देते हैं और वो कुंडली बन जाती है। तो इस प्रकार से कुंडली बनती है। और जहां तक नक्षत्र का सवाल है, कुल 27 नक्षत्र होते हैं और 27 में 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। 2.25 नक्षत्र की एक राशि। तो अभी एक सवाल आता है हमारे यूज़र्स की तरफ से। लास्ट पॉडकास्ट जब हमने किया था तो उसमें हमारे कुछ यूज़र्स ने ये भी पूछा था कि सर, ये विंशोत्तरी दशा जो होती है, इसका हमारी ज़िंदगी पे क्या असर होता है? देखिए क्या है कि कुंडली जो बनती है, कुंडली से केवल यह पता लगता है कि आपके भाग्य में क्या है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी कुंडली में पता लगता है कुंडली देखने से कि भाई इस जातक का एक अच्छा मकान होगा। अब अगला प्रश्न यह होता है मकान कब होगा? ये तो है सर, कब होगा? अब जब आपकी बात कब की बात आती है तो कब का उत्तर दशाओं से और गोचर से मिलता है, यानी ट्रांजिट से मिलता है। विंशोत्तरी दशा में जो हमारे 9 ग्रह हैं इनकी दशाएं आती हैं जो कुछ वर्षों की होती है। हर एक ग्रह की अलग अलग दशा का समय होता है। कुल अगर ये दशाओं को हम टोटल करेंगे तो वह 120 साल का होता है और इसीलिए इसको विंशोत्तरी, विंश माने 20 होता है, तो विंशोत्तरी दशा इसी नाम से इसको जाना जाता है। अब सवाल ये है कि अगर जैसे मान लीजिए अब मकान की हम बात कर रहे हैं तो उस कुंडली में देखिए कि मकान के लिए कौन सा ग्रह जिम्मेवार है, कौन सा ग्रह जो है उसके लिए कारक है। अब कौन से ग्रह से उसे मकान मिलने वाला है, ये कुंडली को देखना पड़ेगा। अब कुंडली को देखने के बाद फिर ये देखिए कि उसकी दशा उस कुंडली में, उस जातक की कुंडली में कब आने वाली है। जब जातक की आएगी और जब गोचर फेवरेबल होगा तभी मकान का योग बनेगा। तो ये मतलब ये सब जो है ये कहीं ना कहीं लिंक्ड अप होता है ज्योतिष में कि आपका क्या होने वाला है, कब होने वाला है। एवरीथिंग इज पॉसिबल इन ज्योतिष ज्ञान। नहीं, पॉसिबल का मतलब यह है कि देखिए क्या है कि ज्योतिष मैं समझता हूं वह हर प्रश्न का उत्तर दे सकता है। अगर कहीं कमी रहती है तो वो या तो कुंडली गलत है या फिर बताने वाले का पूरा ज्ञान नहीं है। पूरा तो वैसे परमात्मा का ही होता है, लेकिन ये कि उसमें कम से कम ज्ञान का एक लेवल है, अपने लेवल तक आदमी उसको बात को प्रिडिक्ट कर पाता है। तो सर इसमें जैसे अभी जैसे करियर हो गया, रिलेशनशिप, आजकल बहुत इश्यूज चलते हैं, लोग जानना चाहते हैं रिलेशनशिप के बारे में। करियर, रिलेशनशिप हो गया, बिजनेस हो गया, इसके बारे में ज्योतिष कितना हेल्प आउट कर पाता है? मैं समझता हूं कि ऑलमोस्ट 100% है। इट टेल्स एवरीथिंग। आप ये देखिए कि अब हर एक क्या है कि कुंडली में 12 भाव होते हैं। हर भाव के साथ कुछ असाइंड ड्यूटीज हैं, किस भाव से क्या पता लगता है। अब उस भाव की क्या स्थिति है, उस भाव का जो स्वामी है, भावेश कहते हैं उसको, लॉर्ड ऑफ दैट हाउस, उसकी क्या स्थिति है, उससे पता लगता है कि क्या होने वाला है।
यानी कि आप जीवन का कोई भी एस्पेक्ट क्यों ना हो, कोई भी अछूता नहीं है कुंडली से। कुंडली से चाहे वो रिलेशनशिप की बात होती है, अब रिलेशनशिप का है मैटर है तो पंचम भाव यानी पांचवा घर वो रिलेशनशिप का होगा, यानी कि उससे ये पता लगेगा कि उसके ऊपर किस किस शुभ ग्रह की दृष्टि है या पाप ग्रह की दृष्टि है। फिर पंचमेश कहाँ बैठा हुआ है, पंचमेश के ऊपर किसकी दृष्टि है, शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह की। फिर उस ग्रह का बल कैसा है, बल कितना है, या उसकी गति कैसी है। गति का मतलब वो मार्गी है या वक्री है या अतिचारी है, तो वो कुंडली देखने से ही तो, या फिर उदय है या अस्त है, यानी कि उसको देखने से ही तो पता लगेगा कि ग्रह बल फिर कैलकुलेट होता है कि उसका ग्रह बल कैसा है। बली अगर ग्रह होगा तो अब उस हिसाब से फल देगा, अगर बली नहीं है तो नहीं दे पाएगा। दूसरा ये है कि बाकी और ग्रहों का उसके साथ किस प्रकार का योग बन रहा है, उस योग की क्या स्थिति है। तो यानी कुल मिला के ये तो एक कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टडी है और उसके बाद ही किसी निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बात ज़रूर है कि जीवन का कोई भी आयाम क्यों ना हो वह कुंडली से बताया जा सकता है, उसके बारे में फलादेश किया जा सकता है। तो कुंडली से हम किसी की हेल्थ के बारे में भी बता सकते हैं, उसकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के बारे में? बिल्कुल बताया जा सकता है, क्योंकि अब आप ये देखें कि रोग वो छठे भाव से पता लगता है। अब छठे भाव में कौन से ग्रह बैठे हैं, किस प्रकार के ग्रह हैं, षष्ठेश कहाँ पर बैठा है, तो यह, और लग्नेश की क्या स्थिति है, सूर्य और चंद्र की क्या स्थिति है। यानी कि जब लगन, सूर्य और चंद्र इनकी स्थिति से पता लगता है कि स्वास्थ्य कैसा होगा। अब सवाल ये है, जहाँ तक मानसिक स्वास्थ्य की बात है या मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें, लोग जैसे डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत कई बार आपने देखा होगा इस प्रकार की स्थिति आ जाती है। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो है चंद्रमा को देखना बहुत आवश्यक है कि चंद्रमा कहीं वो पीड़ित तो नहीं है, चंद्रमा कहीं वो पापी ग्रह तो नहीं बन गया, चंद्रमा जो है उसके ऊपर पाप ग्रहों की दृष्टि तो नहीं है, चंद्रमा कहीं गंडांत में तो नहीं है। मतलब इस प्रकार की हमें देखना होगा, एक पूरा एनालिसिस है चंद्रमा का, और उसके बाद ही आप बता सकते हैं। क्योंकि क्या है कि डिप्रेशन यह चंद्रमा से संबंधित है। अगर चंद्रमा मन होता है, जब मन ही आदमी का अगर डिप्रेशन में आ जाए तो वही तो डिप्रेशन की स्थिति होती है। तो इसलिए कुंडली से चाहे वो फिजिकल हेल्थ हो या मेंटल हेल्थ हो, दोनों के बारे में पूरी तरह से बताया जा सकता है। कोई ऐसा केस आया हो आपके पास जिसमें कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस रही हो? नहीं, बहुत हैं, एक नहीं है, अनेक इस प्रकार के केसेस आते हैं। क्योंकि आजकल के टाइम में, अब तो आप समझ रहे हैं कि 21st सेंचुरी में लोग इतने स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत सारे स्ट्रेस के अंदर हैं, और अलग अलग प्रकार के स्ट्रेस है, चाहे वो रिलेशनशिप स्ट्रेस है, फैमिली स्ट्रेस है, प्रोफेशन का स्ट्रेस है, एजुकेशन का स्ट्रेस है। मतलब कोई ना कोई हर प्रकार का कोई स्ट्रेस रहता ही है। और जब वो स्ट्रेस होता है तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ भी ख़राब हो सकती है और फिजिकल हेल्थ के ऊपर भी उसका इम्पैक्ट आता ही है। तो ऐसी तो बहुत कुंडलियाँ आती हैं, हर कुंडली की अपनी एक विशेषता होती है, और कुंडली का देखने से ही पता लगता है। हर कुंडली में अलग अलग प्रकार की कुंडलियाँ होती हैं सारी, जैसा आप जानते ही हैं, और उन कुंडलियों को देखने से ही पता लगता है कि वह जातक, वह पर्टिकुलर इंडिविजुअल वो फिजिकल हेल्थ से एफ्लिक्टेड है या फिर मेंटल हेल्थ से। सर, जैसे आपने अभी बताया कि भाग्य को जान सकते हैं हम एस्ट्रोलॉजी से, तो कर्म का क्या रोल है ज्योतिष में? ये बहुत सुंदर सवाल है। इसका उत्तर देने से पहले यह पता होना चाहिए कि कर्म क्या है। मन में विचारों की उत्पत्ति ही कर्म है, और मन विचार रहित होता नहीं है, असंख्य विचार मन में आते रहते हैं। इसलिए मनुष्य सुबह से शाम तक और जीवन में असंख्य कर्म करता रहता है, और जिसका फल उसको भोगना होता है। अब कर्म दो प्रकार के हैं, यानी कि जो मैच्योर हो गए हैं और जो मैच्योर नहीं हुए हैं। जो मैच्योर नहीं हुए हैं उसे क्रियमाण कर्म कहते हैं, और जो मैच्योर हो चुके हैं वह प्रारब्ध हो जाता है। और प्रारब्ध का फल वह तो भोगना ही है, और वह प्रारब्ध वह जीवन, एक जीवन से, एक जन्म से दूसरे जन्म तक वह चलता ही रहता है, और वह प्रारब्ध, एक जन्म का प्रारब्ध अगले जन्म का वह भाग्य बन जाता है। तो इसलिए आप समझिए कि भाग्य का जो निर्माण होता है वह कर्म से ही तो होता है। तो इसलिए दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते आप। और दूसरी बात एक और है कि भाग्य का फल भोगते हुए भी तो आदमी कई नवीन कर्म, नए नए कर्म करता रहता है। उसका फल वह आगे आने वाले समय में भोगा जाएगा। कर्म करते चलो, फल की चिंता ना करो।
तो सर जैसे प्रिडिक्शंस करते समय आपके पास कुछ ऐसे लोगों के मिसकंसेप्शंस भी आते होंगे, कुछ गलत फहमियाँ भी आती होंगी एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड, तो कोई ऐसे ग्लेरिंग मिसकंसेप्शंस आप बताएंगे हमें? हाँ, लोगों के दिमाग में एक्चुअली जो है मिसकंसेप्शंस तो हो जाते हैं और होते हैं, और ज्योतिष के लगभग हर क्षेत्र के अंदर हो जाते हैं। पर मैं एक उनमें से एक बहुत ही ग्लेरिंग मिसकंसेप्शन की मैं अगर बात करूं, तो लोगों के मन में ये धारणा है कि जैसे किसी की 7:30 आने वाली है, तो आप समझिए कि पहले से ही जो आदमी को सर्दी लगनी शुरू हो जाती है, परेशानी होनी शुरू हो जाती है कि अब पता नहीं क्या होने वाला है। तो मैं समझता हूँ कि उसमें ये मिसकंसेप्शन ही है कि 7:30 आएगी तो परेशान करके जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। 7:30 अच्छा भी करके जाती है, निश्चित रूप से। देखिए, एक बात बताऊं मैं आपको कि 9 ग्रह हैं, कोई भी ग्रह ना अच्छा है ना खराब है। अच्छा, ये उसकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है कि उस कुंडली में वो प्लैनेट वो कहां पर बैठा है, और जहां पर ग्रह है वह वहां पर शुभ फल देगा या अशुभ फल देगा। तो प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट इन द हॉरोस्कोप इज वेरी इंपॉर्टेंट, और उसी से ही पता लगेगा कि वह ग्रह किस प्रकार का है। तो इसी प्रकार से यहां तक शनि की बात है, शनि जो है यह कोई ज़रूरी नहीं है शनि की दशा है आ गई है, या शनि की 7:30 चल रही है, या शनि की ढैया है, इसका मतलब वो परेशान करके ही जाएगी, टॉर्चर करके जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि जहाँ तक शनि की बात है, वह न्याय का द्योतक है, वह न्याय का प्लैनेट है, वह जस्टिस देता है। यदि मनुष्य ने कोई गलत काम किए हैं, पाप कर्म किए हैं, तो उसका फल भोगने के लिए वह समझिए कि शनि की ढैया या 7:30 एक ऐसा पीरियड आता है जिसके अंदर वो पाप कर्म का फल भोगना पड़ता है। अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फिर 7:30 की क्या चिंता। नहीं, लोगों का ये भी है ना कि ये बोलते भी हैं कि अरे शनि चल रहे हैं, हम पे तो शनि भारी हैं, शनि भारी हैं। तो शनि भारी से क्या अच्छा भी होता है किसी के लिए शनि भारी होना? नहीं नहीं, असल में क्या है, इसमें 2 बातें हैं। कुछ तो हो सकता है किसी इंडिविजुअल की कुंडली में शनि के जो है मैलेफिक प्लैनेट हो सकता है, मतलब वो मैलेफिक इफेक्ट देने वाला हो सकता है। लेकिन अधिकांश आजकल ये भी एक व्यवसायीकरण भी हो गया है कि किसी की भी 7:30 चल रही है, कमर्शलाइजेशन है, और ज्योतिष का दुरुपयोग भी है कि लोग कहने लगते हैं कि भाई शनि भारी है, इसका उपाय कराओ, ये कराओ, वो कराओ। तो मतलब ये है कि वो तो एक बिल्कुल अलग क्षेत्र है, और ये कमर्शलाइजेशन है, मिसयूज़ ऑफ दी साइंस है, मिसयूज़ ऑफ दी एस्ट्रोलॉजी है कि लोग शनि के नाम पे लोगों को डराते हैं, प्रताड़ित करते हैं, और जो निश्चित रूप से ये अपने आप में एक पाप कर्म है। तो सर जैसे आपका साइंस में बैकग्राउंड रहा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है साइंस में, और आपका 40+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, तो आप साइंस को वैदिक एस्ट्रोलॉजी से कैसे जोड़ना चाहेंगे? देखिए, एस्ट्रोलॉजी मैं तो कहता हूं ये साइंस ही है। आप ये देखिए कि एस्ट्रोलॉजी है क्या। जो आप समझ लीजिए कि जो इस सौर मंडल में, इस सोलर सिस्टम में जो प्लैनेट्स हैं, उनकी जो स्टडी होती है उसको तो हम एस्ट्रोनॉमी कहते हैं। और वो जो टिपिकल एक पर्टिकुलर जो मूवमेंट है प्लैनेट्स का, पोजीशनिंग ऑफ द प्लैनेट्स है, उसका इंडिविजुअल पे क्या फ़र्क पड़ता है, क्या प्रभाव पड़ता है, या समझ लीजिए कि जितनी ये प्लैनेट्स हैं उसका ये पृथ्वी मंडल पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसी को तो एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। तो एस्ट्रोलॉजी क्या है? तो एस्ट्रोलॉजी जो है, ये आप समझिए कि ये एस्ट्रोलॉजी जो है, ये प्लैनेट्स, मैंने बताया कि इट इज़ अ प्रिडिक्टिव साइंस। हाँ, ये ज़रूर है कि प्लैनेट्स का जो इंटरप्रिटेशन है वो आदमी की अपनी नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, और दूसरा उसकी इंट्यूशन के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी इंट्यूशंस कितनी डेवलप्ड है। तो इसीलिए किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर को एक तो ज्ञान होना चाहिए एस्ट्रोलॉजी का, दूसरा उसकी इंट्यूशन अच्छी डेवलप होनी चाहिए, ताकि वो प्लेसमेंट ऑफ द प्लैनेट्स इन द यूनिवर्स, जो प्लैनेट्स हैं उसका सही जो है वो आकलन करके, असेसमेंट करके और सही प्रिडिक्शन कर पाए। इसलिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप समझिए कि मैं तो ये हमेशा ही कहता हूँ कि इट इज़ ऑलमोस्ट ए साइंस। तो सर ये साइंस है, कला है, या दोनों है? देखिए, मैंने कहा साइंस टू द एक्सटेंट के इसके अंदर जहाँ तक प्लैनेट्स की बात है, क्योंकि जो एस्ट्रोलॉजी के 3 हिस्से हैं, 3 पार्ट होते हैं। एक होता है गणित, एक होता है संहिता, एक होता है होरा। गणित का मतलब मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स क्या है? इट इज़ द मूवमेंट ऑफ द प्लैनेट्स। वो मूवमेंट जो है किस तरह का मूवमेंट है,
किस एंगल पे है, कहाँ पर है, मतलब इंटरप्लैनेटरी सिचुएशन पोजिशनिंग क्या है, वो सारी चीज़ें तो गणित के अंदर आती हैं। और इसके बारे में हमारा एक ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, और जिसके अंदर आप समझिए कि सूर्य के मूवमेंट्स के बारे में, सन की जो मूवमेंट्स हैं और प्लैनेट्स की मूवमेंट, सब कुछ उसके अंदर दिया हुआ, पूरा ज्ञान है इस सोलर सिस्टम का। आप देखें तो ये जो है यदि एक गणित हो गया। अब दूसरा है होरा। होरा का मतलब होता है प्रिडिक्शंस अबाउट एन इंडिविजुअल, और संहिता होता है प्रिडिक्शन अबाउट एन एरिया, यानी मुंडेन एस्ट्रोलॉजी जिसको आप कह सकते हैं, वो संहिता होता है। तो इस प्रकार से 3 हिस्से होते हैं एस्ट्रोलॉजी के। अब सवाल ये है कि गणित तो गणित ही है, वो तो मैथमेटिक्स, इट इज अ साइंस। लेकिन जब प्रिडिक्शन की बात आती है उसमें मैंने बोला कि जहां तक नॉलेज तक की बात है वो तो साइंस ही है। लेकिन जब इंट्यूशन की अगर हम बात करते हैं तो डेफिनेटली वो एक आर्ट है, इंडिविजुअल उसकी एबिलिटी पे डिपेंड करेगा। तो आप समझिए कि ये साइंस भी है, साइंस ही है, और टू दी एक्सटेंट के बस उसके अंदर जो है आप प्लैनेट्स की अगर बात करते हैं, जब इंट्यूशन की बात आती है तो वो उस हद तक आप उसको आर्ट कह सकते हैं। तो सर इंट्यूशन का क्या रोल हो गया फिर ज्योतिष में? इंट्यूशन का बहुत बड़ा रोल है। आप ये देखिए, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि अब एक ही भाव के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एक भाव से हम, एक भाव का मतलब एक हाउस जो होता है, एक हाउस में बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अब उस हाउस में, अब फॉर एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, जैसे कि फोर्थ हाउस है। फोर्थ हाउस कन्वेंस के लिए भी होता है, ये मां के लिए भी होता है, ये प्रॉपर्टी के लिए भी होता है। अब मान लीजिए कि चौथा हाउस जो है वो प्रभावित है, मान लीजिए किसी अच्छे प्लैनेट से प्रभावित है, बेनिफिक प्लैनेट से प्रभावित है। तो अब अच्छा प्लैनेट से अगर प्रभावित है, या मतलब फोर्थ हाउस का लॉर्ड अच्छा है, या उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि है, ऐसी कोई स्थिति बनती है, तो ऐसी स्थिति में क्या मकान बनेगा, या मां से सुख मिलेगा, या नया नया वो वाहन लेगा, नई कार लेगा। अब इसके लिए असल में ये पता होना चाहिए, हालांकि हमारे ज्योतिष के अंदर वर्ग हैं, और वर्गों में मैंने आज जैसा बताया अभी थोड़ी देर पहले कि 16 वर्ग, 16 प्रकार के वर्ग होते हैं। अब उसके अंदर अलग अलग डिवीजन चार्ट के बनाए जाते हैं, डिवीजन किया जाता है 30 डिग्रीज का अलग अलग हिस्सों में। लेकिन एक होता है जिसको चतुर्थांश कहते हैं, यानी D4 चार्ट कहते हैं, उससे पता लगता है, प्रॉपर्टी के बारे में पता लगता है। प्रॉपर्टी जो है उसकी कब होगी, कैसे होगी, वो पता लगता है। अगर हम करें कन्वेंस की बात करते हैं तो D16 यानी कि षोडशांश होता है, उससे पता लगता है कि उसको वाहन, वो कार लेगा या प्रॉपर्टी लेगा, या फिर माँ का अगर सुख मिलेगा तो उसका जो है माँ बाप के लिए द्वादांश होता है, D12 चार्ट कहते हैं उसको। यानी कि सबके चार्ट अलग अलग हैं। आपको हर चार्ट देखकर ये बताना पड़ेगा कि इसको, इस जातक जो इंडिविजुअल है उसका जो है क्या नया मकान मिलेगा, या माँ से सुख मिलेगा, या फिर नई गाड़ी आएगी, तो वो उससे पता लगेगा। तो उसके अंदर आदमी का कब, ये तो हुआ कैलकुलेशन पार्ट होता है। लेकिन अब सवाल कई बार ये हो सकता है कि मकान कैसा होगा, छोटा सा मकान होगा कि बड़ा मकान होगा, कितना बड़ा मकान होगा, पैलेशियल हाउस होगा। तो वो जो सारी चीज़ें जो है वो आदमी की इंट्यूशन से पता लगता है कि हाँ, ग्रहों की स्थिति को देखकर आदमी ये बता पाता है कि इसका किस प्रकार का मकान होगा। आप दूसरी बात एक और समझिए, ज्योतिष के अंदर जो ग्रह हैं उसको केवल एक सिंपल एक प्लैनेट मत समझिए, ये बहुत ही चिंतन और मनन का विषय है। यानी कि 9 प्लैनेट हैं। अगर आप कोई भी प्लैनेट देखते हैं, जैसे मान लीजिए सूर्य देखते हैं, तो सूर्य एक अकेला आप 8-10 चीज़ों में, वेरिएबल्स में उसको बांध नहीं सकते। उसका निरंतर चिंतन करने की आवश्यकता है कि सूर्य क्या क्या कर सकता है, सूर्य कैसे प्रभावित कर सकता है, इंडिविजुअल को क्या क्या दे सकता है। ये निरंतर जब आप उसको चिंतन और मनन करते हैं तो नई नई चीज़ें मन के अंदर उत्पन्न होती हैं, और ये पता लगता है ज्योतिषी को कि सूर्य ऐसा भी कर सकता है। इसी प्रकार से हर ग्रह के बारे में, हर ग्रह का अपना अपना एक योगदान होता है, अपनी एक उसका एक गुण धर्म होता है, जिसके आधार के ऊपर प्रेडिक्शंस की जाती हैं। लेकिन इंट्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इंट्यूशन के लिए ही, इंट्यूशन को अच्छा और बनाने के लिए, अगर इंट्यूशन का कोई रोल ना होता तो फिर जो है आप वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के अंदर एक अलग से एक अध्याय, संवत्सर सूत्र अध्याय, उसकी क्या आवश्यकता थी? वो जो आवश्यकता, उसमें जो श्लोक नंबर इस अध्याय के, संवत्सर सूत्र अध्याय के श्लोक नंबर 2 और 3, उसके अंदर ज्योतिष के बारे में ही बताया कि ज्योतिषी को कैसा होना चाहिए, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, वो सारी बातें उसके अंदर उल्लिखित है। वो केवल इसीलिए उल्लिखित है कि अगर उसका आचरण ठीक होगा,
उसका व्यवहार ठीक होगा, उसकी मतलब आप समझिए कि उसके मन में मतलब राग द्वेष इस प्रकार नहीं होगा, वो राग द्वेष से रहित होना चाहिए। तो अगर इस प्रकार से होगा तो उसकी इंट्यूशन अच्छी डेवलप होगी। जब इंट्यूशन डेवलप होगी तो वो उसके रिजल्ट्स, उसकी प्रेडिक्शंस और अच्छी हो सकती हैं। तो सर जैसे आजकल अगर हम यूट्यूब पर देखें, यूट्यूब पर काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं इन टर्म्स ऑफ, मैं एस्ट्रोलॉजी कह रहा हूँ। तो सर आजकल कुछ सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर जो हैं वो टॉफ़ियों की तरह रेमेडीज़ बांट रहे हैं, जेमस्टोन्स बांट रहे हैं, वो हवन बता देते हैं। तो इनसे कैसे बचा जाए? देखिए, अगर अब कमरे में अंधेरा है तो चिराग जलाना ही होगा। अर्थात ये कि यदि अज्ञान है तो उसको ज्ञान रूपी दिए से ही प्रकाशमय किया जा सकता है। कहने का मतलब यह है, लोगों को उस नॉलेज के बारे में एजुकेट करने की जरूरत है ताकि वो डिफरेंशिएट कर सकें व्हाट इज राइट, व्हाट इज रॉन्ग। और दूसरी बात यह है, अपने आप को कहने से कोई ज्योतिषी नहीं होता। आपने बोला कि सेल्फ, क्या बोला आपने? मैंने सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर बोला। अपने आप को क्लेम करने से थोड़ी होता है। दिव्य ज्ञान है ये ईश्वर की कृपा से होता है। तो क्लेम करने की बात नहीं है वो। असल में ज्ञान तो अपने आप नजर आता है, दिखाई देता है, ज्ञान तो चमकता है। और ये जो है आजकल अगर इस प्रकार से अगर है तो जो हो रहा है, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि ये तो अज्ञान ही है। और अज्ञान के बारे में तो वराहमिहिर ने, मैं उस दोबारा से उस संदर्भ दे रहा हूँ बृहत संहिता का ही, जिसके अंदर श्लोक नंबर 34 के अंदर इस प्रकार के लोगों को नक्षत्र सूचक यानी पापी कहा है। यानी कि आप समझिए, जो ज्योतिष के ग्रंथों को ना जानता हो और फिर भी फलादेश करता हो, ऐसे को पापी नक्षत्र सूचक कहा गया है। और दूसरा ये अगले ही श्लोक में आप समझिए, श्लोक नंबर 35 के अंदर ये कहा गया है, जो लोग उनको फॉलो करते हैं वह भी नरक के गामी होते हैं। मतलब वो भी नहीं बच रहे हैं। श्लोक कहता है, आप उसको देख सकते हैं। तो सर जैसा आपने अभी हमें सेल्फ क्लेम्ड एस्ट्रोलॉजर्स के बारे में बताया, तो इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है शादी के बारे में। अब शादी में क्या होता है, शादी में लोग कुंडलियां मिलवा लेते हैं, इसके बावजूद भी डाइवोर्सेस होते हैं। ऐसा क्यों होता है? देखिए, क्या है कि असल में वो कुंडली मिली ही नहीं है। कुंडली जो मिलाई वो सही नहीं मिलाई। अब वास्तविक स्थिति क्या हो रही है आजकल, वो मैं आपको बताता हूं। होता क्या है आजकल जो है कि लोग ज़्यादातर कुंडली मिलान कैसे करते हैं कि लड़के का बायोडाटा यानी कि बर्थ डिटेल्स और लड़की के बर्थ डिटेल्स दोनों को कंप्यूटर में डाल देते हैं। कंप्यूटर में यदि 18 से ऊपर गुण है तो कहते हैं कि भाई ये मैच एक्सेप्टेबल है, शादी कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। समझते हैं कि मैच परफेक्ट हो गया। और कई बार क्या सोचते हैं कि जब मान लीजिए किसी के 27 गुण मिल रहे हैं, एक के 30 गुण मिल रहे हैं, एक के 36 गुण मिल रहे हैं, तो ये कहते हैं अरे ये तो 36 गुण मिल गए, ये तो बहुत बढ़िया है। यानी कि जहां कंप्यूटर से गुण मिला लिए और ये कहा कि 36 गुण मिल गए और शादी कर ली, और शादी करने के बाद फिर भी डिवोर्स हो जाता है। कारण क्या है? कारण ये है कि गुण मिलान जो है मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप नहीं है। आप ये मान के चलिए जैसे किसी एग्जाम के अंदर क्वालिफाइंग एग्जाम होता है, उसके बाद मेन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसी प्रकार से गुण मिलान तो सिर्फ एक क्वालिफाइंग है। 18 मिल जाए बहुत हैं, 18 एज गुड एज 36, उसमें कोई बात नहीं है। अब सवाल यह आता है कि फिर मिलाएं तो फिर किससे मिलाएं? मतलब ये कि फिर मिलान किसको कहते हैं? मिलान असल में क्या होता है, असल में दोनों कुंडलियों को साथ रखकर अच्छे ज्योतिषी को यह चाहिए, जो गुड एस्ट्रोलॉजर होगा उसको यह चाहिए कि दोनों की मैरिड लाइफ को देखनी चाहिए कि उनकी मैरिड लाइफ कैसी है। अगर मैरिड लाइफ ठीक है तो फिर सब ठीक ही है, फिर कोई चिंता की बात नहीं है। तो ये जो है आप समझिए कि क्या है कि जब आदमी ये समझे, गुण मिलान को ही ये समझे कि अल्टीमेट है, गुण मिल गए तो सब ठीक है, ये जो है अज्ञान है। आप इस बात को बिल्कुल स्पष्ट समझ लीजिए। और लोग समझते हैं कि कुंडली मिल गई, कुंडली वो नहीं मिली होती। कुंडली मिलाने के लिए दोनों कुंडलियों का इंडिविजुअल असेसमेंट ऑफ द हॉरोस्कोप वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसके बाद ही आदमी को निर्णय लेना चाहिए। और ये इतना इंपॉर्टेंट डिसीजन है कि आप समझिए कि इसको आप हल्के में नहीं ले सकते। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप दो लोगों के, दो इंडिविजुअल्स की ज़िंदगी का फैसला कर रहे हो, आप दो परिवारों के जुड़ने का फैसला कर रहे हो।
तो इसलिए इट शुड बी टेकन वेरी सीरियसली, और इसका जो मिलान है बहुत सोच समझकर अच्छे ज्योतिषी को करना चाहिए। तो अच्छे ज्योतिषी को करना चाहिए, तो हम एज अ नॉर्मल पर्सन कैसे पहचाने कौन ज्योतिषी अच्छा है कौन नहीं है? अब मैं इसके बारे में तो सवाल आपसे ही कहूं कि कोई अगर डॉक्टर आपके सामने है तो आप ये कैसे बताएंगे कि डॉक्टर अच्छा है या खराब? सर मैं अपनी रिपोर्ट्स लेके जाऊंगा, उसने बीमारी बता दी, इलाज कर दिया तो अच्छा डॉक्टर है, बीमारी नहीं बता पाया तो एग्जैक्टली वही स्थिति जो है वह ज्योतिषी के बारे में है कि अगर मान लीजिए आप कुंडली लेके जाते हैं और कुंडली देखकर यदि वो कुछ भविष्यवाणी कर सकते हैं या कम से कम इंडिविजुअल के बारे में कुछ भी अगर कुछ प्रिडिक्शंस या कुछ ऐसी बातें बता सकते हैं तो विश्वास अपने आप होता है। और दूसरा एक और है, विश्वास किसी के कहने से नहीं होता, विश्वास स्वतः होता है, अपने आप होता है, अंदर से होता है। यानी कि कोई कहे कि इस पर विश्वास करो, कभी विश्वास नहीं होगा। विश्वास जो होता है वो अपने आप होता है। जब कोई आदमी आपके बारे में अगर कुछ बता पाए तो आपको विश्वास अपने आप ही होगा। तो अपने आप समझ सकते हैं कि उसको कितना ज्ञान है। ये असेसमेंट तो आपको खुद ही करनी होगी। तो सर जैसे आपने मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप के बारे में बताया हमें, तो मैचिंग ऑफ हॉरोस्कोप में काफ़ी ये ऑप्शन, ये भी चीज़ें आती हैं, जैसे लड़का मंगलिक है, लड़की मंगलिक है, तो मंगलिक की मंगलिक से शादी हो सकती है, मंगलिक की या फिर तो किसी से मैचिंग ही नहीं होगी। तो इसके बारे में कुछ हमें बताइए। देखिए क्या है कि असल में जैसा अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा है कि लोग क्या करते हैं कि कुंडली मिलान जो है वह कंप्यूटर से कर लेते हैं। अब जहां तक कंप्यूटर से जब आप मिलान करते हैं तो कहते हैं, बहुत से लोग ये कहते हैं जी कंप्यूटर में बता दिया कि मंगली का बच्चा तो मंगलिक है ही। लेकिन असल में ये है कि पहला सवाल तो ये आता है कि मंगलिक है क्या। मंगलिक ये होता है कि यदि कुंडली में 12 घर होते हैं, 12 भाव होते हैं। अब वो 12 भाव में यदि पहले, चौथे, 7वें, 8वें और 12वें, ये 5 भाव हैं, पहला, चौथा, 7वां, 8वां और 12वां, यदि इन भावों में यदि मंगल है तो बच्चा मंगलिक है। अब कंप्यूटर में ये डाटा डाल दिया। अब सवाल आता है इसकी कैंसिलेशन क्लॉज भी तो है। अब कैंसिलेशन क्लॉज है, जैसे मान लीजिए कि भाई वो राहु युक्त मंगल है या गुरु दृष्ट मंगल है या आप उच्च का मंगल है, स्वग्रही मंगल है, इस प्रकार से अनेक जो है उसके जो आप समझिए कैंसिलेशन क्लॉजेज हैं। वो कैंसिलेशन क्लॉजेज जो है वो कंप्यूटर में फीड नहीं है। अब कैंसिलेशन क्लॉज नहीं है कंप्यूटर में फीड, तो कंप्यूटर में तो ये है कि पहला, चौथा, 7वां, 8वां, 12वें भाव में यदि मंगल है तो बच्चा मंगलिक है। अब मंगलिक 12 ही तो घर है, 12 में से 5 में मंगल कहीं ना कहीं तो होगा ही। तो आप समझिए 12 में से 5 यानी 44% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन इज लेबल्ड एज मंगलिक। यानी कि कंप्यूटर जो है 44% लोगों को तो मंगलिक कर ही देता है, आप समझिए। और बात क्या है, वास्तव में मंगलिक 4% भी नहीं होते। और दूसरी बात ये, क्या लग्न मंगलिक दोष जो है क्या लग्न से ही देखना चाहिए? ऐसा नहीं है। अगर लग्न कमजोर है तो लग्न से नहीं देखा जाएगा, उसको देखना चाहिए चंद्र से या शुक्र से भी देखना चाहिए, और उसमें जो बली है वो देखना चाहिए। मतलब ये वो कुंडली के ऊपर डिपेंड करता है, कुंडली कैसी है, किस लग्न की, ग्रहों की क्या स्थिति है, कितना बल है, उसके हिसाब से ही मंगलिक का निर्णय होता है। लेकिन कंप्यूटर में एक ही चीज फीड है, उसके हिसाब से बता दिया उन्होंने जो है। अब सवाल ये है कि जो बच्चा जिसके अंदर मंगलिक दोष कैंसिल हो चुका है, अब वो तो कंप्यूटर में फीड नहीं है, यानी बच्चा तो वो नॉन मंगलिक है। अब आप मंगलिक के साथ शादी कर दीजिए तो फिर क्या होगा? वही होगा जो हो रहा है। तो मंगलिक से मंगलिक की शादी, मंगलिक से मंगलिक की ही शादी होनी चाहिए और नॉन मंगलिक की नॉन मंगलिक से होना चाहिए। पर सवाल यह है कि पहले यह तो पता हो कि मंगलिक है कौन, मंगलिक का निर्धारण तो ठीक हो। और जब आप रिलाय करते हैं कंप्यूटर पे तो आप समझिए कि बहुत बड़ा ये दोष है, और बहुत बड़ा दोष है। कभी भी आप समझिए कि ज्योतिषी का, एक अच्छे ज्योतिषी का कंप्यूटर कभी सब्स्टिट्यूट हो ही नहीं सकता। इसके बारे में तो एक मैंने वीडियो है एक्चुअली, अगर आप देखेंगे तो एक वीडियो इस मंगलिक दोष के बारे में ही एक अपलोडेड है, जो मेरी अपनी वीडियो है। तो जैसे जो ज्योतिष होते हैं वो जब कुंडली मिलान करते हैं तो वो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से अगर कर रहे हैं, तो आजकल जैसे होता है ना कि कुछ वेबसाइट्स हैं, एस्ट्रोलॉजी बेस्ड वेबसाइट्स हैं, उस पर क्या होता है, आप अपनी डिटेल्स डाल दीजिए, लड़के की डाल दीजिए, लड़की की डाल दीजिए, मैच कर लीजिए, उसके नीचे एक ऑप्शन आ जाता है गेट अ कॉल। तो उस केस में तो जो ज्योतिष गाइड कर रहे हैं वो तो गलत ही गाइड कर रहे हैं। देखिए अब असल में क्या है कि जो गाइड कर रहे हैं उनके बारे में तो खैर मैं क्या बोलूं, उसके बारे में टीका टिप्पणी करनी ठीक नहीं है। पता नहीं उनको कितना ज्ञान है या नहीं है, मुझे नहीं पता।
लेकिन एक बात मैं ज़रूर ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक कंप्यूटर से मिलान का जहाँ तक प्रश्न है, कंप्यूटर का मिलान जो है वो गुण कैलकुलेट तो कर देगा, ठीक कर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। 36 में ये तो बता देगा कितने गुण हैं, लेकिन क्या उस गुण के आधार पर आप कोई निर्णय ले पाएंगे कि कुंडली मिली है या नहीं मिली? ये गलत है, इसमें ये संभव नहीं है। इसके लिए आपको अच्छे ज्योतिषी को कंसल्ट करना ही पड़ेगा। तो सर जैसे शादी हो गई, शादी जैसे लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, उनकी लाइफ के बहुत बड़े डिसीजन होते हैं। एक और बड़ा डिसीजन होता है घर के बारे में, और आजकल लोग क्या करते हैं, उनको वास्तु परफेक्ट, वास्तु एक बहुत ट्रेंडिंग कंसेप्ट हो गया घर खरीदने के लिए। तो आप हमें कुछ बताइए कि वास्तु का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ? देखिए, इसके बारे में तो एक कथा प्रचलित है कि एक रहस्यमयी पुरुष जिसने एक्चुअली सूर्य और चंद्रमा को आच्छादित करने का यानी छुपाने का एक प्रयास किया, उसको देवताओं ने उसको पकड़ के उसको उल्टा लिटा दिया ज़मीन पर, और फिर वो देवता जिस स्थान पर जिस देवता ने पकड़ा उस रहस्यमयी पुरुष को, तो वहीं पर वो स्थित हो गए, वहीं पर देवताओं का स्थान हो गया, और उस पुरुष को ब्रह्मा जी ने वास्तु पुरुष की संज्ञा दी। तो एज अ वास्तु एक्सपर्ट आप हमें कुछ वास्तु के प्रिंसिपल्स के बारे में बताइए। नहीं, यूँ तो देखिए बहुत सारे इसके सिद्धांत हैं, मतलब हर चीज़ आए, भूमि के बारे में अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, पेड़ पौधों के बारे में अलग प्रकार के सिद्धांत हैं, अलग जो कमरा मकान जो अंदर बनता है उसमें कौन सा कमरा कहाँ हो, किचन कहाँ हो, टॉयलेट कहाँ हो, ये सब चीज़ें हैं, ये सब वास्तु के अंदर ही आती हैं। अगर ऊपर पानी की टंकी कहाँ हो या बाकी और बार चीज़ें, आप समझिए कि वो तो पूरा एक नक्शा है मकान का, ये तो पूरा शास्त्र है। तो सर वास्तु से घर और ऑफिस पे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए क्या होता है कि मैं ये कहूँगा, इट इज़ अ बैलेंसिंग ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है उसका संतुलन जो है वही तो वास्तु है। चाहे वो घर हो, ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर आप समझिए कि जो एनर्जी का फ्लो है वो ऑब्स्ट्रक्ट नहीं होना चाहिए, रुकना नहीं चाहिए। तो वास्तु में बैलेंसिंग ऑफ कॉस्मिक एनर्जी होता है। अब बैलेंसिंग ऑफ कॉस्मिक एनर्जी में जो एनर्जी है, एनर्जी मेरे अकॉर्डिंग दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। तो वास्तु के जरिए नेगेटिव एनर्जी को कैसे दूर करा जाए? देखिए, अगर किसी भी घर के अंदर नेगेटिव एनर्जी है, हालांकि इसका जो पता लगता है वो उसके सिम्टम से पता लगता है, जो लोग रहते हैं उनसे पता लगता है, लेकिन बहुत ही सरल और साधारण उपाय यदि नेगेटिव एनर्जी से छुटकारा पाने के लिए वो ये करना चाहिए कि कमरे में आप समझिए कि एक कटोरे के अंदर वो रखें, आप हल्दी रखें, हल्दी की गांठ रखी जा सकती है, और कैम्फर यानी कि कपूर और फिटकरी तीनों जो है रखे जाएं, तो वो जो है आप समझिए नेगेटिव एनर्जी काफ़ी हद तक चली जाती है। दूसरा एक और है कि हफ्ते में या 15 दिन या महीने में अगर जिस पोछा जो लगाया जाता है कमरे के अंदर, उस बाल्टी में जो पानी है, पानी के अंदर फिटकरी अगर उसमें डाल दी जाए या काला नमक डाला जा सकता है, और उससे पूरे घर में अगर पोछा लगाया जाए तो नेगेटिव एनर्जी जो है काफ़ी हद तक कम हो सकती है और या छुटकारा भी मिल सकता है। तो वेल्थ के लिए भी कुछ घर में हम सेट कर सकते हैं वास्तु के ज़रिए? लक्ष्मी प्राप्ति के लिए सबसे पहले तो आपको उत्तर दिशा देखनी होगी, यानी नॉर्थ डायरेक्शन। नॉर्थ डायरेक्शन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, क्योंकि वहीं से तो अपॉर्चुनिटी आने वाली है। जब वहाँ से अपॉर्चुनिटी आएगी तो उसके बाद जो है आप समझिए दूसरा हमें देखना पड़ेगा साउथ ईस्ट डायरेक्शन, क्योंकि वह लिक्विडिटी का डायरेक्शन होता है। तो अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन आपका साफ़ सुथरा है, कोई भारी चीज़ वहाँ नहीं है, कोई जंक वहाँ नहीं पड़ा हुआ, कोई कबाड़ वहाँ पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये आपका दूसरा क्षेत्र है। और तीसरा जो है वो आपकी पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा के अंदर आप समझिए कि वो एक धन का स्थान होता है, धन संग्रहण का स्थान होता है, एकुमुलेशन ऑफ वेल्थ का स्थान होता है। तो इसलिए ये तीन दिशाएं जो हैं धन की दृष्टि से ये तीनों जो है ठीक होनी चाहिए, इसमें बैलेंसिंग होनी चाहिए। इसके अंदर कोई आप समझिए जैसा मैंने कहा है कि जूते, ये कोई भारी अलमारी, झाड़ू, इस तरह की कोई चीज़ें वहाँ पर नहीं होनी चाहिए। जो नॉर्थ ईस्ट साइड होती है उसको जिसको हम ईशान कोण भी कहते हैं, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वास्तु में? देखिए, ईशान कोण यानी ईश माने ईश्वर होता है, तो ईशान कोण मतलब यह देवताओं का स्थल होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एनर्जी फ्लोज फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल,
और जो सूर्य का संचरण होता है, मूवमेंट ऑफ द सन होता है, वह ईस्ट से वेस्ट की तरफ होता है। तो आप समझिए कि सूरज कहाँ निकला, ईस्ट डायरेक्शन में निकला, और जो एनर्जी फ्लो होती है वो सूर्य जो पोल की एनर्जी जो है वो आप समझिए कि नॉर्थ पोल टू साउथ पोल होता है। तो जो एंगल बना नॉर्थ ईस्ट एंगल, यही आपका ईशान कोण होता है, यही देवताओं का स्थल होता है। और आप समझिए कि ये जो ईशान कोण है इसको वास्तु में नीचे रखना चाहिए, इसका लेवल जो है वह नीचे होना चाहिए, क्योंकि अगर ये ऊंचा हो जाएगा तो एनर्जी फ्लो में दिक्कत आएगी, इसलिए इसको नीचा रखा जाता है ईशान कोण को। दूसरा यह है कि इसको जहाँ तक हो सके इसको खाली रखना चाहिए, इसके अंदर कोई अलमारी नहीं रखनी चाहिए, और या फिर यहाँ पर कोई कबाड़ नहीं रखना चाहिए, यहाँ कोई झाड़ू नहीं रखनी चाहिए, यहाँ पर कोई ऐसी चीज़ जो बंद पड़ी है वो नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर सीढ़ियाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सीढ़ी बहुत भारी भरकम होता है, लोग वहाँ से ऊपर जाते हैं, तो इसलिए वहाँ पर सीढ़ी नहीं होनी चाहिए। नॉर्थ ईस्ट के अंदर टॉयलेट नहीं होना चाहिए, टॉयलेट वहाँ पर जो है, क्योंकि वह मैंने बताया कि वह सीवरेज है, डिस्पोजल का स्थान हो जाएगा वो तो, और डिस्पोजल नहीं करना क्योंकि वहाँ से तो अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो इसलिए नॉर्थ ईस्ट के अंदर वहाँ पर टॉयलेट नहीं होना चाहिए। और क्योंकि ये नॉर्थ ईस्ट है, नॉर्थ जो है यह जलीय तत्व होता है, यह वाटर एलिमेंट होता है, इसलिए वहाँ पर किचन भी नहीं होनी चाहिए। तो ये जो चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए मोटे तौर पर। और यहाँ पर आप पूजा गृह वगैरह बनाया जा सकता है, देवताओं का स्थान है। तो सर आप जो ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी हुआ एंड जो ऑब्जेक्टिव ऑफ वास्तु है, तो इन दोनों ऑब्जेक्टिव्स में कोई डिफरेंस है? नहीं, देखिए क्या है ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्ट्रोलॉजी क्या है, इसका ऑब्जेक्टिव एस्ट्रोलॉजी का जो होता है वह होता है एक तो प्रिडिक्शन करना, इंसान के भविष्य के बारे में बताना, नंबर एक। और दूसरी बात यह है कि यदि समय अच्छा नहीं है तो उसके उपाय होते हैं, ज्योतिषीय उपाय किए जाते हैं ताकि जीवन समृद्ध हो सके, जीवन खुशहाल हो सके। देयर शुड बी हैप्पीनेस एवरीवेयर, हर आदमी को खुश रहे, हेल्थ अच्छी रहे, प्रॉस्पेरिटी हो, यही तो उद्देश्य है। और सिमिलरली वास्तु का जहाँ तक सवाल है, हालांकि यह विधा दूसरी है, ये गृह निर्माण की है, लेकिन उद्देश्य इसका भी यही है कि जो घर में रहते हैं वे सारे खुश रहें, खुशहाल रहें, प्रॉस्पेरिटी हो, हेल्थ अच्छी रहे, आपस में अच्छा समन्वय हो, कोऑर्डिनेशन हो। ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं, एक दूसरे के अपोजिट नहीं है। तो जो डायरेक्शन आपने थोड़ी देर पहले हमें बताया, डायरेक्शन और एनर्जी फ्लो, तो इसका क्या कंसेप्ट है वास्तु में? देखिए मैंने जैसा बताया एक्चुअली कि शुरू में ही मैंने कहा है कि वास्तु जो है इट इज़ द बैलेंसिंग ऑफ द कॉस्मिक एनर्जी। जो एनर्जी है, जो ब्रह्मांड के अंदर ऊर्जा हमें प्राप्त हो रही है, उस ऊर्जा को घर के अंदर भी हम उसको प्रॉपरली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली अगर मैनेज कर पा रहे हैं, यही तो उद्देश्य है वास्तु का। अब ये मैनेज कैसे होगा, उसके लिए अलग अलग प्रकार के नियम हैं, हर दिशा के, हर कॉर्नर के, हर कमरे के वो अलग अलग नियम हैं, उन नियम को फॉलो करना चाहिए ताकि बैलेंसिंग हो सके। तो सर आप हमें घर में पॉजिटिव और नेगेटिव एनर्जी जोन्स के बारे में कुछ बताइए। देखिए असल में मकान के अंदर दो ऐसे जोन होते हैं जो आप कह सकते हैं कि डिप्रेशन के हैं, वेस्टेज के हैं, जिसमें से एक जो है वो होता है साउथ वेस्ट होता है और दूसरा वेस्ट नॉर्थ वेस्ट होता है। तो ये दो ऐसे जोन हैं जो कि आप कह सकते हैं कि जो कि मैंने जैसा कहा है कि वो डिप्रेशन के स्थान होते हैं। जैसे वेस्ट नॉर्थ वेस्ट, जिसको कि हम पहले ज़माने में हुआ करता था, कोप भवन हुआ करता था, जहाँ पर लोग जो हैं मतलब कभी भी जब परेशान होते थे तो उस भवन में चले जाते थे। जब कोई डिप्रेशन होता था, कोई मानसिक ऐसा कोई परेशानी होती थी, तो वो स्थान में चले जाते थे, बिकॉज दैट इज़ द जोन ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो दीज आर द टू जोन्स। और बाकी जो जोन है, बाकी जो जोन बचे हैं, असल में क्या है, उन सब की अपनी अपनी एक इम्पॉर्टेंस है, अपने अपना उसके अंदर ये है कि वास्तु के हिसाब से ही उसके अंदर चाहे बेडरूम है, ड्राइंग रूम है या किचन है, वो सब वो बनाना चाहिए ताकि एनर्जी के बैलेंसिंग जो है वो प्रॉपर रहे। तो सर आप हमें कुछ नॉर्मली गलत फहमियाँ बताइए लोगों की वास्तु से रिलेटेड। देखिए आमतौर पर क्या है, लोग ये सोचते हैं कि कोई भी अगर प्लॉट है या कोई भी मकान है, अगर उसकी एंट्रेंस मतलब नॉर्थ फेसिंग अगर है या वो ईस्ट फेसिंग है तब तो ठीक है, और साउथ फेसिंग है तो सबसे बेकार है। ये असल में एक मिसकंसेप्शन है लोगों के दिमाग में।
अगर मान लीजिए जैसे नॉर्थ है, नॉर्थ के अंदर जो है उसका कोई भी दिशा हो, उस दिशा के 8 देवता होते हैं, उसे 8 भागों में बांटा जा सकता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि 8 का 8 शुभ होंगे। ईस्ट दिशा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ईस्ट में भी जो 8 देवता हैं 8 का 8 द्वार अगर मेन एंट्रेंस अगर है तो ठीक होगा, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली क्या है कि आप समझिए कि कुछ पार्ट होता है किसी भी एंट्रेंस का, चारों दिशाओं बराबर है, चारों दिशाओं में एक्चुअली एंट्रेंस जो है वो कुछ एंट्रेंस जो है फेवरेबल होती है, कुछ नॉट फेवरेबल होती है। और साउथ दिशा के अंदर भी लोगों के दिमाग में ये मिसकंसेप्शन है कि अगर साउथ फेसिंग प्लॉट है तो बिल्कुल बेकार है। आप ये देखिए, असल में बहुत से सरकारी मकान होते हैं, सरकारी आप समझिए कि कोठियाँ होती हैं एक ही लाइन के अंदर जो है, और सारी की सारी अगर मान ली साउथ फेसिंग है तो इसका अर्थ तो यह नहीं है कि सब के सब परेशान हैं। एक्चुअली क्या होता है कि मेन एंट्रेंस का जो 8 देवता मैंने बताए हैं उसके अंदर से आप समझिए कि कौन सा देवता ठीक है, अगर वहीं पर मेन एंट्रेंस अगर बनाया है तो वो शुभ होगा। और मोटे तौर पर अगर मैं कहूँ, बहुत ही मोटे तौर पर अगर समझिए कि एक आम आदमी को समझाने के लिए अगर मैं कहूँ, ज़्यादा वास्तु के नियम के चक्कर में अगर ना पड़े, जहाँ तक मेन एंट्रेंस का सवाल है, तो उसके अंदर क्या है कि जो कोई भी दिशा क्यों ना हो, उसको बीचों बीच उसका सेंटर पॉइंट आप ले लीजिए। उसका सेंटर पॉइंट से लेफ्ट को जो है अगर चौखट दरवाज़ा बना लें, मेन एंट्रेंस बना लें, तो वो शुभ ही होगा। यानी कि मकान के अगर अंदर खड़े हुए हैं तो सेंटर पॉइंट देख लीजिए और उसके लेफ्ट को आप जो है कोई भी जो आप चौखट बना दीजिए, वो एंट्रेंस मेन एंट्रेंस अगर रहेगी तो वो ठीक ही होगी, चाहे वो साउथ डायरेक्शन ही क्यों ना हो। तो सर, हमने आपकी एक रील देखी जिसमें आपने कुछ प्लॉट साइज के बारे में बताया जिसमें वास्तु के प्रिंसिपल्स इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, तो उसके बारे में हमें कुछ बताइए। देखिए, इस बारे में मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा वराहमिहिर द्वारा रचित बृहत संहिता के वास्तु विद्या अध्याय की तरफ। उसमें उन्होंने जो है इस बात का उल्लेख किया है कि प्लॉट साइज़ जो है अलग अलग कैटेगरीज़ के लिए अलग अलग है, जैसे राजा के लिए, मंत्री के लिए, वैद्य के लिए, ज्योतिषी के लिए, और बाकी विभिन्न प्रकार के और डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं, उनके लिए क्या मिनिमम साइज़ होना चाहिए प्लॉट के लिए, ताकि और जो प्लॉट का साइज़ होगा उसके अंदर ही एक्चुअली वास्तु के जो प्रिंसिपल्स हैं वो अप्लाई हो सकते हैं। मतलब ये कि अगर ऑन एन एवरेज अगर हम देखें तो उसमें लिखा है कि 32 हाथ की अगर चौड़ाई है तो 32 हाथ की चौड़ाई का मतलब हुआ, एक हाथ जो है 1.5 फुट के बराबर होता है, तो 32 हाथ का मतलब हो गया 48 फुट। 48 फुट का अर्थ मोटा मोटी हुआ 16 गज। 16 गज अगर उसकी लंबाई चौड़ाई है तो लंबाई उसका 1.25 गुना होगी, यानी कि 20 गज जो है वो उसकी लंबाई हो सकती है। तो आप समझिए कि 16 गुना 20 यानी कि 320 गज रफली, मतलब मोटा मोटी मैं बता रहा हूँ कि 320 गज बनता है ये। तो 300 गज से नीचे वास्तु के सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करना वो बहुत ही मुश्किल है। 300 से ऊपर जो है उसके अंदर वास्तु के प्रिंसिपल्स को अप्लाई किया जा सकता है। अब मान लीजिए आजकल के दौर में यदि आप जाएं महानगर के अंदर, चाहे वो बेंगलोर हो, गुड़गांव हो, हैदराबाद हो, अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर क्या है कि लोग रहते हैं 1 RK में रहते हैं, 1 BHK में रहते हैं या 2 BHK में रहते हैं, जिसका टोटल एरिया ही जो है आप समझिए कि 50 गज होता है, 60 गज होता है। ऐसे के अंदर जो है वास्तु के जो नियम है, चाहे वो बेडरूम का है, ड्राइंग रूम है, किचन है, टॉयलेट है, वो सारे के सारी कंप्लायंस कैसे हो सकती है, वो संभव ही नहीं है। तो मैं तो ये कहूँगा कि ऐसे लोगों को ज़्यादा मन में कोई ऐसा विचार ना लाएं, क्योंकि एक वहम हो जाता है तो वहम का भी कोई इलाज नहीं है। तो इसलिए ये वास्तु के अध्याय, जहाँ शास्त्र की अगर हम बात कर रहे हैं तो शास्त्र ने भी एक एरिया बताया है, कि एक क्षेत्रफल बताया कि ये जो है इतनी लंबाई होनी चाहिए, इतनी चौड़ाई होनी चाहिए, तभी तो नियम लागू होंगे। अब छोटे में तो लागू नहीं हो सकते, इसलिए मन में अननेसेसरी कोई संशय, कोई शंका ना पाले तो अच्छा है। तो सर, ऐसा भी कुछ पॉसिबल है क्या कि अगर हम किसी वास्तु एक्सपर्ट को अपनी प्रॉब्लम बताएं तो बिना घर देखे वो सॉल्यूशंस बता सकते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल संभव है। देखिए, जैसा मैंने अभी शुरू में आपको कहा है, जैसे मान लीजिए धन की समस्या आ रही है, तो दिक्कत जो है आप ये देखना, आप उसको और स्पेसिफाई कर सकते हैं कि प्रॉब्लम आ कहाँ रही है, कि भाई उसमें जो है कैश फ्लो की कमी है, या ये है कि कोई मौका ही नहीं मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है, या पैसा इकट्ठा नहीं हो पा रहा है। तो अब ये तीनों के लिए 3 दिशाएं अलग अलग हैं। अपॉर्चुनिटीज़ के लिए जैसे आपका नॉर्थ डायरेक्शन हो गया, अब साउथ ईस्ट डायरेक्शन जो है वो आपकी लिक्विडिटी के लिए होता है, वेस्ट आपकी जो है वो धन के लिए, एक्युमुलेशन के लिए होता है। तो अब जो सिम्टम बताया है उसके आधार के ऊपर
आप समझिए कि ये कुछ काफ़ी हद तक इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि किस दिशा में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पर ये कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए क्या है कि पूरी की पूरी जो ये विधा है ये सिम्टम बेस्ड है। अगर सिम्टम आ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कोई दोष है। तो सर मेरा आपसे इसी से रिलेटेड मेरे मन में एक सवाल आया अभी कि अगर आपको जैसे प्रॉब्लम बता दी तो आपने बताया कि आप वास्तु बता सकते हैं घर में कि क्या रखा हुआ है, कहाँ कैसे रखा हुआ है। अगर इसको दूसरे तरीके से देखें, दूसरे नज़रिए से देखें, तो क्या अगर आपके पास किसी घर का नक्शा है तो आप बता सकते हैं कि उस घर में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उस घर में रहने वालों के साथ क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं? ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो सिम्टम्स हैं उससे यह पता लगता है कि घर के अंदर कौन से जोन के अंदर परेशानी है, दिक्कत है या बैलेंस नहीं है। और यह बात भी बिल्कुल सही है कि यदि आपके पास कोई नक्शा है तो जो घर में लोग रह रहे हैं उनको किस प्रकार की समस्या आ रही होगी ये पता लगने की संभावनाएं हैं, एक पॉसिबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है, पता लग सकता है। हालांकि ये सिम्टम बेस्ड है, मैं कहता हूँ। अब मैं उदाहरण के तौर पर देता हूँ इसमें। देखिए क्या है कि अगर नीचे गुरु का घर है, नीचे मंदिर है या किचन है या वहाँ पर जहाँ अन्न स्टोर होता है वो है, या फिर जहाँ बच्चे खेलते हैं क्रीड़ा स्थल है, उसके ऊपर यदि मकान बना रखा है तो वह शुभ नहीं होता है, ये हमारा वास्तुशास्त्र कहता है। और मेरा अपना एक्सपीरियंस ये रहा है कि जहाँ किचन है, किचन के ऊपर यदि कोई कमरा बनाया हुआ है, बेडरूम बनाया हुआ है, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो ऊपर फंस रहते हैं, किचन के ऊपर रहते हैं, वो असल में आप समझिए कि थोड़ा मेंटल डिप्रेशन से वो सफ़र करते हैं, वो उनको डिप्रेशन हो जाता है। ऐसा मैंने पाया है कुछ मेरे अपने केसेस के अंदर। तो आपने जैसे अभी बताया कि जैसे मंदिर के ऊपर कमरा नहीं होना चाहिए, उसके ऊपर जो लोग रहते हैं वो ठीक नहीं होता है, शुभ नहीं होता है। तो इसमें जैसे मंदिर होते हैं हमारे आसपास भी, जो वहाँ पे पुजारी होते हैं, वो मोस्टली क्या होता है कि मंदिर नीचे है, ऊपर रह रहे होते हैं। नहीं, देखिए असल में क्या है कि मंदिर से अर्थ क्या है, मंदिर का अर्थ होता है जो गर्भगृह है उसके ऊपर। अब मंदिर अगर लंबा चौड़ा है, किसी कोने में ऊपर फर्स्ट फ्लोर पर रह रहे हो तो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क जो पड़ता है वो गर्भगृह का पड़ता है, जहाँ पर मूर्तियाँ हैं, जहाँ पर पूजा पाठ होता है, तो वहाँ पर या पूजा पाठ अर्चना होती है, वो मैटर करता है। तो सर घर के जो वास्तु के जोन्स होते हैं उसमें कुछ ऐसे भी जोन्स होते हैं जिनमें जो रेमेडीज़ का इफ़ेक्ट है वो कम होता है? हाँ, कुछ जो है ऐसे जोन्स होते हैं कि जिसके अंदर रेमेडीज़ नहीं हो पाती हैं। फॉर एग्जाम्पल एक्चुअली कि नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में यदि टॉयलेट है तो मेरे अनुभव से मतलब उसकी कोई रेमेडी हो ही नहीं पाती है, या फिर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में सीढ़ियाँ हैं तो एक समस्या है, कोई दिक्कत है, या फिर वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर यदि बेडरूम है तो आप समझिए कि जो रहेगा उसके लिए डिप्रेशन की स्थिति रहती है, मानसिक रूप से वो परेशान रहता है। तो इनकी कोई रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होती है। जो सो कॉल्ड एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो अपने नाम के पीछे आचार्य लगा रहे हैं। कुछ ऐसी भी संस्थाएं छोटी मोटी हैं, छात्रों को जो 2-4 महीने का कोर्स करते हैं या 6 महीने का कोर्स कर लिया और वो आचार्य की डिग्री या किसी और नाम से दे देते हैं, डिग्री कुछ भी दे दिया उन्होंने। कि जो मॉडर्न डे गुरुज हैं उनको लोग भगवान का दर्जा दे रहे हैं आज के संदर्भ में कि क्या गुरु है, सिर्फ ऐसे परिधान पहनकर, ऐसे कपड़े पहनकर वो अपने आप को गुरु कहना शुरू कर दे। हमने आपकी एक बहुत ही ट्रेंडिंग वीडियो देखी जिसमें आपने 3 डेट्स के बारे में बताया है। उसमें से एक डेट है 26 दिसंबर 2019 और सब लोग जानते हैं उसके बाद कोविड आया। कोई संख्या सिर्फ जो लिखने से अगर वो ठीक हो जाए, कोई रोग ठीक होता है, तो मैं समझता हूँ इट फेल्स ऑल दी स्टैंडर्ड्स ऑफ लॉजिक एंड कॉमन सेंस। राजस्थान में कुछ एस्ट्रोलॉजर्स ने प्रेडिक्ट किया कि कांग्रेस जीतेगी, पर राजस्थान में हम सब जानते हैं कि बीजेपी जीत गई। ज्योतिष एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मैं ये कहूँगा कि पुरातनता ही प्रमाणिकता है। हमारे शास्त्र में बहुत ही क्लियर शब्दों में, बहुत ही स्पष्ट शब्दों में लिखा है कि मरणोपरांत क्या होता है। अगर आपकी कमाई नहीं हो रही है तो आपको सिर्फ एक शब्द बोलना है, कॉन्वलेक्सा 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 बोलिए एंड आपके पास पैसों की बारिश होने लग जाएगी। इस पे आपका क्या कहना है?